हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम BEML स्टॉक की Q1 रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कल कंपनी अपने Q1 रिजल्ट्स को डिस्क्लोज करने वाली है, तो कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं, कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट्स वगैरह किस प्रकार से बढ़ सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इनके Q1 रिजल्ट्स के ऊपर, ये अभी हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो, हमने ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की डेटा है इसे ओपन कर लिया है। अब देखो यहाँ पर अगर हम जून 2023 के क्वार्टर की बात करें तो कंपनी के जो सेल्स हुए थे टोटल वो हुए थे 577 करोड़ के। अब देखो यहाँ पर इस बार की बात करें यानी कि जून 2024 की बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट की। 16% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो सेल्स हैं ये बढ़ सकते हैं। अमाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर बताई जा रही है 669 करोड़ तक अमाउंट्स आ सकते हैं सेल्स की। तो चलो बढ़िया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है अगर इस प्रकार से होती है तो। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी की टोटल सेल्स हुई थी 1514 करोड़ की। अब अगर इस बार ये घटकर 669 करोड़ तक आ जाती है तो यहाँ पर -55.8% की डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, अगर इस प्रकार से आती है तो। अब चलो एबिटा को डिस्कस करते हैं। एबिटा के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो एबिटा के अंदर कही ये जा रही है कि -3 करोड़ हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहें तो लगभग -100% का डिक्लाइन होगा ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, अगर इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती है तो। उसके बाद यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2023 की बात करें तो कंपनी के अंदर देखो ये नेट लॉस देखने को मिला था 75 करोड़ का, ठीक है, नेट लॉस। अब इस बार की बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशंस है कि इस बार भी कंपनी लॉस में देखने को मिल सकती है, लेकिन जो लॉस की अमाउंट है वो कम हो सकती है, -26 करोड़ में हमें देखने को मिल सकता है। एक मिनट, -26 करोड़ तक यहाँ पर हमें नेट लॉस देखने को मिल सकता है कंपनी के अंदर, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हैं। अब यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहें तो देखो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी की नेट प्रॉफिट थी वो काफ़ी बढ़िया थी, 257 करोड़ की। अब अगर यहाँ पर हमें प्रॉफिट से सीधा लॉस में कंपनी देखने को मिलने लगे, 257 से सीधे -26 करोड़ पर आ जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होगा, लगभग यहाँ पर -110% का डिक्लाइन हो सकता है। तो इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हैं। एक्सपेक्टेशन के अंदर यहाँ पर हमें पहले के मुकाबले में ज़्यादा बेटर देखने को मिला है कि इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। अगर वाकई में होती है तो चलो अच्छी बात होगी, कंपनी की जो ओवरऑल लॉसेज हैं वो कम हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, हमें ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर लॉसेज जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होगी। या फिर अगर हम कहें कि नेट लॉस बताया जा रहा है कि -26 करोड़ तक नेट लॉस देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ये प्लस में आ गया तो और भी अच्छा बात होगा। प्रॉफिट में अगर कंपनी आ गई, कल के दिन रिजल्ट में अगर हमें इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है तो फिर बहुत ही अच्छी बात होगी, फिर स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो रिजल्ट के अंदर एक्सपेक्टेशन यही है कि Q1 में कंपनी के अंदर हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे इम्प्रूवमेंट। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि लॉस में कंपनी देखने को मिल सकती है, लेकिन पहले के मुकाबला में ये कम है। बाकी सेल्स के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है 16% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये यहाँ पर एक्सपेक्टेशन किए जा रहे हैं। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो डिफेंस सेक्टर के अंदर मुझे इस कंपनी के मुकाबले में दूसरे कंपनी ज़्यादा बेटर लगते हैं। अगर स्मॉल कैप के थ्रू मुझे चलना होगा तो यहाँ पर मैं जीआरएसी के थ्रू चलूँगा। अगर मुझे मिड कैप के थ्रू चलना होगा या फिर लार्ज कैप के थ्रू चलना होगा तो मैं मज़गांव डॉक, एचएल, इन कंपनीज को चूज करूँगा, ठीक है। ये कंपनीज मुझे ज़्यादा बेटर लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो एक चीज़ हमें देखने को ये मिलता है कि जो कंपनी के सेल्स हैं वो एकदम सिंगल डिजिट में बढ़ रहे हैं। देख सकते हो 3-3% से 4-4% से, इस प्रकार से माइनस में नहीं है, लेकिन 3% 4% से कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये एकदम ज़बरदस्त है। इसी प्रकार से सेल्स अगर देखने को मिलती
तो बहुत ही अच्छी बात होती। इसी वजह से मैं अभी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की नहीं सोचता हूँ। देखो प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया परसेंटेज में है। अब देखो सेल्स कम है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ये बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, सिंगल डिजिट में है और डबल डिजिट में है भी। लास्ट ईयर में तो कुछ खास नहीं, 11% है। अब देखो यहाँ पर सेल्स कुछ खास परसेंटेज में नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट्स कैसे बढ़ रहे हैं वो है यहाँ पर ओपीएम। देख सकते हो कंपनी के जो ओपीएम है वो बढ़िया तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। 5%, 8%, 9% और फिर 11%। एंड यहाँ पर देखो ओवरऑल क्या देखने को मिलता है कि जो सेल्स कंपनी के हैं ये यहाँ पर घटी है, ठीक है, यहाँ पर घटते हुए देखने को मिल रहा है। 3597, 4337 और फिर 3899 पर आ गई और फिर यहाँ पर बढ़कर 4054 पर आ गई। लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट के अंदर हमें ग्रोथ ही देखने को मिली है। लगातार देख सकते हो कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मार्जिन काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपनी बना पा रही है। भले ही सेल्स इनके अच्छे तरह से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट्स बढ़िया तरीके से कंपनी बढ़ा रही है। ये एक पॉजिटिव साइन है अंदर। चलो अच्छी बात है। हमारा काम है सभी चीज़ों को डिस्कस करना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ों को डिस्कस करना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर हम जून क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो क्या हुआ है। प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं ये एकदम स्टेबल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज की जो होल्डिंग्स हैं ये ट्रिम हुए हैं, ठीक ठाक ट्रिम हो गए हैं। 9.91% से घटकर 6.76% हो गए हैं। फिर यहाँ पर डीआईएच की बात करें तो डीआईएच की तरफ से खरीदारी हुई है, चलो अच्छी बात है। 17.79% से बढ़कर 20.14% हो गया है। फिर यहाँ पर पब्लिक के द्वारा भी खरीदारी हुए हैं, 18.28% से 19% तक आ चुकी है। देखा जाए तो चलो ठीक है, एफआईआईज बेच रहा है तो डीआईएच का भी इंटरेस्ट है ओवरऑल, चलो ये एक अच्छी बात है। एंड परसेंटेज भी बढ़िया है, डीआईएच का 20% है, चलो अच्छी बात है। एफआईआईज का अभी भी ओवरऑल 6% के लगभग है, चलो बढ़िया है। लेकिन सेल्स को देखकर अभी पर्सनली मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पर आगे चलकर अगर कंपनी के सेल्स बढ़िया तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट की कुछ सोच पाऊंगा। बाकी आरओई भी कुछ खास नहीं है, आरओसी भी देखोगे तो कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से पर्सनली मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है तो किसी को पसंद नहीं होगा। हो सके तो आपके स्टडी, आपके एनालिसिस के अनुसार आपको ये स्टॉक बढ़िया लग रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर आपको बाइंग करनी है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, फर्स्ट एसआईपी करनी है, तो यहाँ पर अभी लगभग 19% का डिस्काउंट मिल रहा है फर्स्ट एसआईपी के लिए। देखा जाए तो चलो ठीक है, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर रिजल्ट्स काफ़ी वीक देखने को मिलते हैं और उसके वजह से अगर गिरावट आती है स्टॉक के अंदर तो फिर यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है प्राइस, जो कि है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी। और यहाँ पर देखो ये एक सपोर्ट का लेवल भी है जो कि है 3995 की, लगभग आप लोग यहाँ पर 4000 का सपोर्ट मानकर चल सकते हो। अगर यहाँ तक गिरावट आती है तो वो चाहे कल आए, परसों आए, किसी भी दिन आए, अगर इस सपोर्ट पर आए तो यहाँ पर और भी बेटर डिस्काउंट हो सकता है हमारे लिए। लेकिन हाँ, अगर रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ जाती है तो फिर इस प्राइस को टच ना करके इस प्राइस को भी टच कर सकती है स्टॉक, जो कि है यहाँ पर 4793 की, ठीक है। तो इस प्राइस तक जा सकती है, ये रेजिस्टेंस की लेवल होगी हमारी। एंड उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी 52 वीक हाई की, जो कि है 5488 की, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर हम स्टॉक के अंदर देखें तो क्या हमें देखने को मिल रहा है, एक अप ट्रेंड के साथ स्टॉक बढ़ती चली जा रही है। देख सकते हो यहाँ पर कई बार ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने टच भी किया हुआ है। चलो देखा जाए तो ओवरऑल अभी जो ट्रेंड बना हुआ है स्टॉक के अंदर ये अप ट्रेंड ही बना हुआ है। ट्रेंड यहाँ पर चेंज कब होगा, जब यहाँ पर इसको ब्रेकडाउन मिलेगा इस ट्रेंड लाइन को बढ़िया तरीके के साथ, तब यहाँ पर हम ट्रेंड को चेंज हो गया समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को आप ध्यान में रख सकते हो। अगर आपको स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट है तो फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फर्स्ट एसआईपी कर सकते हो। लेकिन देखो ये कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइज नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी करना है अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस
करने के बाद ही करना है, या फिर आप चाहो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हो एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को मैं कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो BML स्टॉक को लेकर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।